Good morning, students. This is my third question related to issue of shares. CBSE एग्जाम में 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा और आज मेरे इस क्वेश्चन की खासियत है कि प्रीमियम के साथ साथ यहाँ पे 2 शेयर होल्डर रहेंगे जिनमें से एक का फॉरफीचर जो है वो फर्स्ट कॉल के बाद होगा और दूसरे का फॉरफीचर सेकंड कॉल के बाद होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आप रेशियो को कंसीडर कीजिएगा कि रेशियो जो है वो कैसे किया जा रहा है और कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। जैसे कि आप देख रहे हो 2 लाख शेयर मार्केट में इश्यू किए गए हैं। 10 रुपीज का कंपनी का एक शेयर है, 2 रुपीज यहाँ प्रीमियम है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकेंड कॉल। 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में। आगे कहा गया है कि अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, सिर्फ इतना कहा गया है। ओके, तो आप देखिए, आपने देखा जैसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो आपका फर्स्ट वर्किंग नोट जो है वो क्या बनेगा, कैंडिडेट्स एक तरफ लिखिए अप्लाइड और एक तरफ लिखिए अलॉटेड। ओके, तो यहाँ आपको पता है अप्लाइड का टोटल रहेगा 3 लाख और अलॉटेड का टोटल रहेगा 2 लाख। और ये कहा गया है कि अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा गया। दैट्स मीन कि 3 लाख में से ही 2 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं और हमें यहाँ पर इस कैटेगरी का डिफरेंस निकालना होता है, जो कि बहुत ही स्पीड से हम निकालेंगे। इसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना होता है हमें। तो 3 लाख रुपीज हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि ये 3 लाख रुपीज जो एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा आ गए हैं इसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि जो भी पैसा एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा आया है आप उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कीजिए। बट यहाँ हमें खुद भी सोचना होता है। आप देखिए इस अमाउंट के ठीक कॉरेस्पॉन्डिंग अलॉटेड शेयर्स को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करके देखिए तो 2 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 लाख। दैट्स मीन अलॉटमेंट के टाइम कंपनी को 8 लाख की रिक्वायरमेंट है और एक्स्ट्रा पैसा 3 लाख आया है जो कि सारा ही अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया है। ओके, तो इतना काम करके फिर आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है आर एक ऐसा शेयर होल्डर है, आर टू होम 400 shares were allotted, failed to pay allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. आज जो है उसने allotment का पैसा नहीं दिया, first call का पैसा उसने नहीं दिया। तो जैसे उसने allotment के बाद first call का पैसा भी नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर्स का फॉरफीचर कर दिया। आप बहुत ध्यान से यहाँ पे पढ़ोगे कि आर के जो ये 400 शेयर्स हैं ये अलॉटेड है, अप्लाइड नहीं है, अलॉटेड है। आगे एक और शेयर होल्डर है एम, द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स। कैंडिडेट्स होल्डर ऑफ 600 का मतलब है कि ये भी अलॉटेड है 600 शेयर्स। फेल टू पे 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। तो एम एक ऐसा पर्सन है जिसने यहाँ पर 600 अलॉटेड शेयर्स पर 600 अलॉटेड शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके बाद उसने सेकंड कॉल का अमाउंट भी पे नहीं किया, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को सेकंड कॉल के बाद उसका भी फॉरफीचर जो है वो यहाँ पर हो गया है। ओके, तो ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के अपने सामने लिख लीजिए कि किसका फॉरफीचर कहाँ पर हुआ है, किसने कितने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है, ये अलॉटेड किया है। ये बहुत अच्छे से आप अपने सामने लिख लीजिए। एक ही रीडिंग लीजिए और एक रीडिंग में इस तरीके से आप लिख लीजिए। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने का मतलब है कि आर का फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है। एम की ब्रैकेट यहाँ क्लोज करने का मतलब है कि एम का फॉरफीचर सेकेंड कॉल के बाद हो रहा है। तो हमने देख लिया फॉरफीचर तक का काम। अब हम फॉरफीचर तक की जर्नल एंट्रीज करने के बाद रेशियो की लाइन को कंसीडर करेंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ तक का काम करके आते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि आर और एम दोनों के लिए सेकेंड और थर्ड वर्किंग नोट बनाए या दोनों में से किसी एक के लिए। तो आप देखिए ये जो एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा पैसा आया था ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है
और अलॉटमेंट का पैसा आर ने नहीं दिया तो सेकेंड और थर्ड वर्किंग नोट आर के लिए बनाया जाएगा। तो आप सेकेंड वर्किंग नोट बनाएंगे और इसकी हेडिंग क्या होती है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाय आर। अब देखिए आर के आपको अलॉटेड शेयर्स गिवन है तो आपको उसके अप्लाइड निकालने हैं। अब यहाँ जो है आर इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मैंने आपको बताया कि जो फाइंड करना है न्यूमरेटर के प्लेस पर वही रखा जाता है। तो 3 लाख और 2 लाख में से अप्लाइड क्या है, 3 लाख, तो ऊपर अप्लाइड आएंगे क्योंकि अप्लाइड फाइंड करने हैं, तो नीचे अलॉटेड आएंगे। और यहाँ पर इसके अलॉटेड कितने हैं, 400। हम आर के इन 400 अलॉटेड शेयर्स के अप्लाइड शेयर्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ 50 से 50 आपकी कैंसिल हो गई, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका सॉल्व होके आ गया है 600 शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स आगे रखिए, अलॉटेड शेयर्स को आप पीछे रखिए, इनके डिफरेंस को आप एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि आर ने 600 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा भेज दिए थे, जो कंपनी उसने उसको वापस नहीं किए। कंपनी ने उसे कहा कि ये 600 रुपीज मैं आपके फर्दर एडजस्ट कर दूंगी। ओके, तो अब आप एप्लीकेशन के बाद क्योंकि अलॉटमेंट की टर्न होती है तो आप यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू कीजिए, लेकिन किसके लिए, आर के लिए। तो आर के अलॉटेड शेयर्स लीजिए 400, अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं तो आपको अलॉटेड शेयर्स ही लेने हैं। उसको अलॉटमेंट मनी जो कि 4 रुपीज है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका अमाउंट आ गया है 1600। अब आप यहाँ पर जो ऑलरेडी आर से रिसीव कर चुके हैं ये 600 रुपीज, ये माइनस कर दीजिए। दैट्स मीन आर को 1000 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम भेजने थे बट आर ने नहीं दिए। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से। अब यहाँ पर एक काम करना और सीखिए प्लीज। आगे देखिए 400 शेयर्स हैं, उसको अलॉटमेंट की जो कैपिटल है 400 इंटू 2, 800 तो उसके भेजने थे और 400 इंटू 2, 800 उसको प्रीमियम के भेजने थे। तो आप देखिए उसका जो एडवांस में पैसा आ गया था एप्लीकेशन के टाइम, उसने तो कैपिटल को ही एडजस्ट नहीं किया, तो प्रीमियम कहां से एडजस्ट होगा। आपको कैपिटल और प्रीमियम इन दोनों को एक बार अपने माइंड में अलग अलग करके देखना है। कई बार ये पैसा इतना एक्स्ट्रा हो जाता है कि सारी कैपिटल भी एडजस्ट हो जाती है और इसमें कुछ अमाउंट प्रीमियम का भी आ जाता है। यदि यहाँ पर मान लीजिए 200 रुपीज प्रीमियम के आ गए होते, तो जब आप फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हो तो वो 200 रुपीज आपको वहां से माइनस करने थे, और जो आप 2 शेयर फॉरफीचर करते हो फॉरफीचर की एंट्री में, वहां से भी वो 200 आपको माइनस करने थे। दोबारा सुनिएगा कि मैं कह रही हूँ कि मान लीजिए इस 800 में से 200 रुपीज यहाँ आ गए होते, तो फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो आप डेबिट करते हो और 2 शेयर फॉरफीचर, इन 2 प्लेसेस पे वो 200 रुपीज आपको माइनस करने पड़ेंगे। बट यहाँ तो आप देखो कि इस 600 जो है एडवांस में जो पैसा आया उसने तो अभी कैपिटल को ही एडजस्ट नहीं किया, तो प्रीमियम कहां से एडजस्ट होगा। ओके, नाउ फोर्थ वर्किंग नोट। अब आप पूरे कंपनी के अलॉटमेंट को ड्यू कर दीजिए, टोटल अलॉटमेंट ड्यू। तो कंपनी ने मार्केट में 2 लाख शेयर्स जो हैं वो इश्यू किए हैं। अलॉटमेंट के आप देखिए 4 रुपीज के अकॉर्डिंग कंपनी को 8 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है। 8 लाख में से जो पैसा ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है, मैंने कहा फर्स्ट वर्किंग नोट में वो अमाउंट हमने निकाला होता है, तो आप उसको माइनस कर दीजिए। अब रिमेनिंग 5 लाख कंपनी के पास आने चाहिए थे, बट हुआ क्या, आर एक ऐसा शेयर होल्डर निकला जिसको 1000 रुपीज अलॉटमेंट के देने थे, बट उसने 1000 रुपीज कंपनी को पे नहीं किए। दैट्स मीन 4,99,000 रुपीज जो है अलॉटमेंट के टाइम कंपनी ने पैसा रिसीव किया। फोर्थ वर्किंग नोट आपकी फोर्थ जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का आंसर निकलकर यहाँ पर आ गया है। ओके, अब आप यहाँ पर फिफ्थ वर्किंग नोट बनाइए, तो उसकी हेडिंग रहती है हमारे पास अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल।
तो आप देखिए आर जिसके पास 400 शेयर्स अलॉटेड है, उसने 400 पर 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के 1200 रुपीज कंपनी को नहीं दिए। वही दूसरी तरफ एम जिसके 600 अलॉटेड शेयर्स हैं, उसने 600 पर फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज दैट्स मीन 1800 कंपनी को पे नहीं करे। तो कुल मिलाकर फर्स्ट कॉल पर 3000 रुपीज नहीं आए। अब आप यहाँ पे लिखिए अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल। तो आप देखिए सेकेंड कॉल की जो ब्रैकेट है वो सिर्फ मनोज के लिए है, तो यहाँ आर को कंसीडर मत कीजिए क्योंकि आर का तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर हो गया है। तो सिर्फ एम लीजिए, एम के 600 शेयर्स पर फाइनल कॉल के यानी कि सेकेंड कॉल के 2 रुपीज के अकॉर्डिंग 1200 रुपीज जो है वो नहीं आए हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने ये पॉइंट्स जो है यहाँ पर कंसीडर कर लिए हैं। तो ये आपके यहाँ टोटल 5 वर्किंग नोट बनके तैयार हैं और ये मैंने स्पेस रखा अपने 6th वर्किंग नोट के लिए। तो जैसे ही आप 5 वर्किंग नोट बना देते हो, आपकी फॉरफीचर तक की एंट्री करने के लिए आप कैपेबल हो जाते हो। तो चलिए अब एंट्री डिस्कस करते हैं। योर फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि जितने भी पब्लिक से एप्लीकेशंस आती है उस नंबर ऑफ शेयर से की जाती है। तो 3 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि एप्लीकेशन मनी 9 लाख रुपीज से आपकी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपकी सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा, और फर्स्ट वर्किंग नोट डिसाइड करता है कि और क्या क्या कॉन्सेप्ट क्रेडिट होंगे। तो यहाँ एक ही कैटेगरी थी जिसमें 3 लाख आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए थे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट में 3 लाख जाएंगे, टू शेयर कैपिटल में क्योंकि कंपनी ने मार्केट में 2 लाख शेयर इशू किए हैं तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख आपके टू शेयर कैपिटल में। तो 6 और 3 9 लाख हो गए, 9 लाख से ही आपने शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया था। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू कीजिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसका रोल अप खत्म। 2 लाख से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 लाख टू शेयर कैपिटल में, 2 लाख इंटू 2 4 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 4 लाख। उसके बाद फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसका अमाउंट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था वर्किंग नोट में 4,99,000। नाउ फिफ्थ एंट्री जो कि आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 3 6 लाख। अब आप रिसीव कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो 6 लाख में से 3000 रुपीज हमने फिफ्थ वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिए थे कि फर्स्ट कॉल के नहीं आए। तो 6 लाख में से 3000 माइनस कर दीजिए, 5,97,000 आप फर्स्ट कॉल के रिसीव कर लीजिए। अब सेकेंड कॉल की ड्यू की एंट्री करने से पहले, क्योंकि आपने सब कुछ अपने आंखों के सामने अपने वर्किंग नोट वाले पेज के टॉप पे लिख रखा है, आपको पता है कि यहाँ ठीक फर्स्ट कॉल के बाद आर के शेयर्स का आपको क्या करना है, फॉरफीचर करना है। पहले आप आर के शेयर्स का फॉरफीचर कीजिए, उसके बाद आप सेकेंड कॉल को ड्यू कीजिए। ओके, तो यहाँ मैं आर के शेयर्स की फॉरफीचर की एंट्री कर रही हूँ। तो आपकी एंट्री रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि आर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया, दैट्स मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। आर ने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। आर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया तो हमें लिखना पड़ेगा टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो अमाउंट आर ने पे कर दिया है वो आप किसमें रखिएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए आर के नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे, 400। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना कैंडिडेट्स, क्योंकि आर का फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है। तो 3 + 2 5 और +3 8, यहाँ 8 रुपीज से जो है मल्टीप्लाई होगा। तो दैट्स मीन 3200 रुपीज रहेंगे। प्रीमियम कितना पे नहीं किया आर ने, 400 शेयर्स पर 2 रुपीज का प्रीमियम, तो 800 रुपीज प्रीमियम के नहीं आए। और बाकी आंसर्स ऑलरेडी वर्किंग नोट में निकाले हुए हैं।
आपने अलॉटमेंट का कितना अमाउंट पे नहीं किया, 1000 रुपीज। आपने फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना पे नहीं किया, 1200 रुपीज। आपने अब तक कितना अमाउंट पे किया है, तो वो यहां से निकालिए, अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, दैट्स मीन 1800। अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 1800। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आर का फॉरफीचर। तो जैसे ही आप आर का फॉरफीचर कर दोगे उसके बाद आप सेकंड कॉल की एंट्री करोगे। बट आपको बहुत ही अच्छे से कंसीडर करना है कि आपने अभी अभी 400 शेयर्स का फॉरफीचर कर दिया, दैट्स मीन मार्केट में 400 शेयर्स अब किसी के भी पास नहीं है। तो 2 लाख में से 400 माइनस करके 1,99,600 शेयर से आप सेकंड कॉल को ड्यू करोगे। तो आप 1,99,600 शेयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो आप आपकी सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री कीजिए, उससे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी आपका अमाउंट आएगा उसमें से आप सेकंड कॉल के 1200 रुपीज माइनस करके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल में अमाउंट डाल लीजिए। तो इस तरीके से 2 एंट्री जब आप सेकंड कॉल की कर लोगे, अब आपको फॉरफीचर करना है मनोज का। तो हम मनोज का फॉरफीचर करने जा रहे हैं। तो आपकी एंट्री रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए मनोज ने तो अलॉटमेंट का पैसा दिया था, दैट्स मीन उसने प्रीमियम भी दिया था, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आप डेबिट नहीं करोगे। तो मनोज ने पैसा किसका नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, तो आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा, और जो अमाउंट मनोज ने पे कर दिया है वो आप फॉरफीचर में डालिएगा। तो मनोज के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 600। तो यहाँ आपने 8 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि आर का फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा था, उस टाइम क्वेश्चन 8 रुपीज तक हुआ था। बट मनोज का फॉरफीचर फाइनल कॉल के बाद हो रहा है और यहाँ 10 रुपीज कंपनी ने कॉल कर लिए हैं, तो आप यहाँ 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये हुआ 6000। बाकी सभी अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे सामने है। मनोज ने फर्स्ट कॉल के 1800 रुपीज नहीं दिए, मनोज ने सेकंड कॉल के 1200 रुपीज नहीं दिए, और अब तक मनोज ने दिए कैसे हैं, कितने हैं, वो आप यहाँ पे देखिए। मनोज ने ये वाला अमाउंट नहीं दिया फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का, दिया कौन सा है, ये 3 रुपीज एप्लीकेशन के, 2 रुपीज अलॉटमेंट के। 2 रुपीज मनोज ने प्रीमियम के भी दिए हैं, लेकिन कभी भी फॉरफीचर में प्रीमियम का पैसा ऐड नहीं किया जाता। तो 3 और 2 5 रुपीज मनोज ने दिए हैं। तो 600 शेयर्स पर मनोज के 5 रुपीज के अकॉर्डिंग 3000 रुपीज मनोज के फॉरफिट कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा फॉरफीचर तक का काम हो गया है। जब आपका फॉरफीचर तक का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप रेशियो की लाइन कंसीडर कीजिए। तो रेशियो में कहा गया है इस क्वेश्चन में, ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स वर सोल्ड टू के as fully paid up, that's mean कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे, के पेइंग ₹9 पर शेयर, बट के ने पे कितने किए, 9 रुपीज। तो आप कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, और रेशियो हुए हैं 800 शेयर, पर शेयर के आगे लिखा है 9 रुपीज, तो आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, रेशियो की लाइन में पर शेयर के आगे जो पैसा लिखा होता है वो बैंक में आता है, पेड अप के आगे जो लिखा होता है वो कंपनी मांगती है। तो पेड अप के आगे लिखा है फुली, दैट्स मीन फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब कंपनी 10 रुपए मांग रही है लेकिन देने वाला 9 रुपए दे रहा है, तो यहाँ कंपनी को 1 रुपए का लॉस हो गया। वो लॉस जो है इस फॉरफीचर के प्रॉफिट में से रिकवर किया जाता है, इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कंपनी के शेयर्स मार्केट में दोबारा से इंक्रीज हो गए, कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई। जब जब शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। ओके, तो फुली पेड अप था तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8,800 रुपीज का यहाँ पर लॉस हो गया। अब ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कंसीडर किया है जहां पर फॉरफीचर तो हुआ है 400 और 600 1000 शेयर्स का, जबकि रीइश्यू हुआ है 800 शेयर्स का। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, री इशूड शेयर्स का प्रॉफिट का पैसा कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से कंसीडर करना है कि जो ये 800 शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं इसमें से आर के
कितने रेशियो हैं और m के कितने रेशियो हैं। तो उसके लिए आपको भी यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो ये वर्किंग नोट आप बहुत ही अच्छे से सीखिएगा। तो ध्यान दीजिए, एक तरफ आपको लिखना है फॉर फीचर, फिर आपको लिखना है रेशियो और फिर आपको लिखना है प्रॉफिट। और ये आप एक टेबल इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए एक शेयर होल्डर था R और एक शेयर होल्डर था M, ओके। तो आप देखिए R के कितने शेयर्स का फॉरफीचर हुआ है 400 का, M के कितने शेयर्स का फॉरफीचर हुआ है 600 का, टोटल 1000 शेयर्स का फॉरफीचर हुआ है, जबकि रेशियो कितना हुआ है 800 का। अब आप ध्यान से पढ़िए, तो क्वेश्चन में मेंशन है द होल ऑफ R's शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, कि रेशियो में R के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं। तो R के पूरे 400 रेशियो में इन्वॉल्व हैं, ओके। तो यदि टोटल में 800 है और यहाँ 400 है, दैट्स मीन कि यहाँ 400 आना चाहिए। इसका मतलब M के 600 फॉरफिटेड में से रेशियो कितने हुए 400, ओके। तो अब आप ध्यान से देखिए, 400 फॉरफिटेड शेयर्स, 400 रेशियो शेयर, दैट्स मीन R का तो सारा प्रॉफिट ले लीजिए। तो R की फॉरफीचर की एंट्री में आप जाइए तो उसका फॉरफीचर का अमाउंट था 1800, ओके। उसके बाद M के 600 शेयर्स पर M की फॉरफीचर की एंट्री में आइए। तो यहाँ देखिए फॉरफीचर से कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ 3000 का। तो जो ये 3000 का प्रॉफिट है ये 600 शेयर्स पर हुआ है। तो 400 शेयर्स का कितना, ओके। ध्यान से देखिए, 300 रुपए का प्रॉफिट है 600 फॉरफिटेड शेयर्स पर, तो 400 रीइश्यूड पे कितना, ओके। तो अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कैलकुलेट करके आपके पास आ गया है 2000, यानी कि इन 400 रीइश्यूड शेयर्स का जो प्रॉफिट है वो 2000 है। तो 1800 का प्रॉफिट ये और 2000 का प्रॉफिट ये, तो टोटल प्रॉफिट जो है 800 रीइश्यूड शेयर्स का प्रॉफिट आ गया 3800 रुपीज। अब 3800 रुपीज जो प्रॉफिट निकल कर आया है रीइश्यूड शेयर्स का, इसमें से ये 800 का लॉस आप माइनस कर दीजिए। तो आपकी जो लास्ट एंट्री है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, उसमें कितना अमाउंट आपका ट्रांसफर हो गया 3000। आई एम अगेन रिपीटिंग, कैपिटल रिजर्व में रीइश्यूड शेयर्स का प्रॉफिट का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो आपने 800 रीइश्यूड शेयर्स का प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया 3800 में से 800 का ये लॉस माइनस करके 3000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से आप समझिए, देखिए और इससे रिलेटेड आप अपने सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से इसको कीजिए, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।